एनआरसी पर ना तो अभी तक कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है और ना ही संसद में, ये कहना है वजीर दाखिला अमित शाह का। इसलिए एनआरसी को लेकर के अभी किसी भी तरह की गुमराहकुन बातें नहीं की जानी चाहिए, ये बार बार सरकार की तरफ से, सरकार के जिम्मेदार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसका दौर भी जारी है और गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी के कई अजला में हुए पुरतशद्दुद वाकयात पर सियासत भी चल रही है। एक तरफ रियासती हुकूमत एक के बाद एक सख्त फैसले ले रही है तो समाजी तंजीमें और अपोजिशन जमातें कार्रवाई पर सवाल उठाने लगी हैं। पुलिस ने मारा। जितने लोगों की जान गई है सब पुलिस की क्वेरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक गिरफ्तारियों को रोक के रखा जाए, क्योंकि जो भी होगा, जिसको भी आप कैमरे में दिखा रहे हैं, हर कैमरे में आने वाला जो है वो दंगाई नहीं है। तो क्या रहा है, हिंसक उपद्रवी लोग पकड़े नहीं गए और मासूम लोगों को उठा के उन लोगों के ऊपर अनर्गल सेक्शन लगा के उनको जेल में निरुद्ध किया गया। सीएए के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हुए मुजाहरे के दौरान कई अजला में तशद्दुद के वाकयात सामने आए थे, जिसमें अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सानहे के बाद के मंजर को देख गुस्साए सीएम के अंदाज को देखते हुए इंतजामिया ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बनारस समेत कई अजला में सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही सख्त कार्रवाई की हिदायत दे चुके हैं, जबकि समाजी तंजीमें और अपोजिशन लीडरान बगैर जांच के कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। दोषी भी नहीं है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, आप अभी से जो रिकवरी ले रहे हो, किस बात की रिकवरी ले रहे हो उनसे? और जिनकी निजी संपत्ति का नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनके घर में घुसकर शादी की तैयारी कर रहे हैं वो जो लोग, परिवार, उन्होंने खुद बताया है। वी हैव द एविडेंस। न्यायिक जांच हो, इनको मुआवजा मिले। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो ठोक दो वाली जो हमने एक परंपरा बना दी, जो कल्चर हमने बना दिया, ये बहुत गलत है। तशद्दुद के वाकयात रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर जैसे अजला में भी हुए, लेकिन कुछ मजहबी रहनुमा पुलिस के साथ मिलकर लोगों को अमन बहाली की भी अपील करते नजर आए। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरनगर एसपी ने जी मीडिया को शिकायत मिलने के बाद जांच की भी यकीन दहानी कराई। गुड इवनिंग सर, अभी बात हुई थी ना, मैं शोएब बोल रहा हूँ जी मीडिया से, दिल्ली से। हाँ जी बताइए सर। एक्चुअली हमारे पास कुछ वीडियोस और इस तरह के आ रहे थे, उसमें कई तरह के कंफ्यूजन है। वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं मुजफ्फरनगर से कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और ये तमाम चीजें। तो कुछ ऐसा वर्जन आपका जो कोट किया जा सके, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर। हमें कोई भी कंप्लेंट अभी तक ऐसी नहीं मिली है। ठीक है, हमें कंप्लेंट दें, हम जांच करेंगे। ठीक है। मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद पुलिस पर घरों में दाखिल होकर तोड़फोड़ के भी इल्जामात हैं, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में बिना परमिशन के दाखिले पर भी सवाल उठने लगे हैं। जामिया प्रॉक्टर ने 17 दिसंबर जबकि एएमयू ने 20 दिसंबर को किसी तरह की परमिशन देने से इनकार कर दिया। तशद्दुद के वाकयात गुज़िश्ता जुमे को देखने को मिले। अहमदाबाद में मुजाहरे के दौरान पुलिस पर हुआ हमला काफी दहलाने वाला था, लेकिन उसी भीड़ में कई लोग पुलिस को बचाते भी नजर आए। सबसे ज्यादा ऐसे हंगामे यूपी और कर्नाटक में देखने को मिले, जहां 18 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी को सभी लोग गैर आईनी बता रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से लगातार एक खास तबके के खिलाफ शुरू हुई पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में अवामी एतमाद बहाली के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की आला सतही जांच कराई जाए, ताकि अवाम को असल फसादियों का पता चल सके और साथ ही अवाम को सबका साथ, सबका विश्वास पर यकीन बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल लाल जी, आप सियासी तज्जियाकार हैं, देश के जाने माने। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वजीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि सीएए को लेकर कांग्रेस की क़यादत में तोड़फोड़ करने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग को दंड देने का वक्त आ गया है। इस बात से वो खुद कह रहे हैं, एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे। कितना इत्तेफाक रख नहीं है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, जो दृश्य भी आपने दिखाया, जैसा हम लोगों ने बिजनौर में देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, कि पुलिस जो है कि वो सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए नजर आ रही है। अचानक से जहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, पुलिस ही लोगों के घरों में घुस रही है और लोगों के प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसे लोगों को भी, उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा? उनको क्या सजाएं मिलेंगी?
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति प्रकट की है कि जो पत्रकार वहां पे कवरेज कर रहे थे, अभी भी आपने भी कई सारे बाइट्स दिखाए, उन पत्रकारों को भी उनके काम करने से रोका गया, उनको भी जो है कि शिकार बनाया गया, जबकि वो पुलिस के साथ खड़े होते हैं। स्पष्ट है कि इतने सारे पुराने अनुभवी जो जर्नलिस्ट हैं वो पूरा का पूरा जर्नलिस्ट के एथिक्स का पालन करते हुए काम कर रहे होंगे, फिर वो भी जो है कि पुलिस के हिंसा के शिकार हुए हैं। तो देखिए, ये चयनात्मक प्रक्रिया जो कि पहले ही उठाया गया कि आखिर जो भूतकाल में नहीं हुआ लेकिन वर्तमान काल में तो सबों के ऊपर लागू होना चाहिए ना। तो ये मुद्दा उठता है कि आप पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उनको भी संपत्ति का नोटिस, जो संपत्ति को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, जो कैमरे पे वो बिल्कुल दिख रहे हैं, उनसे वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा। दूसरा सवाल जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर किया गया है यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग का मामला 2016 से सुनने में लगातार आ रहा है इमरान साहब। तो अगर गृह मंत्री को, हमारे होम मिनिस्टर को किसने मना किया है? आप उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। कानून पूरा का पूरा, जांच एजेंसियां आपके पास हैं, कानून आपके पास है। अब तो 4 साल होने जा रहे हैं, हम लोग 2020 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप किसी को केवल एक कलर में पेंट कर दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि अगर वो कोई भी देशद्रोही है तो वो बाहर घूम कैसे रहा है? दिल्ली जैसे जगह में अगर बाहर में घूम रहा है, ये घटनाएं घट रही हैं, तब तो फिर देश के किसी दूसरे कोने के हिस्से में क्या घटना घटेगी? जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, एक अब जो CAA और NRC और जो पॉपुलेशन रजिस्टर के मामले आ रहे हैं, देखिए इस जगह पे NRC लाना है नहीं लाना है, इस चीज को लेके जो है कि सरकार ही जो तर्क दे रही है वो कह रही है कि हम अभी इसको लेके कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और वो लोगों को स्पष्ट कहा जा रहा है कि इसको लेके कोई राष्ट्रव्यापी कोई नीति विचार नहीं बनी है। सरकार के ही बयान है। अब सरकार खुद ही, अब ये सरकार के बयान के बाद अब NPR लाया जा रहा है। स्पष्ट है कि NPR में अगर 2003 का जो नागरिकता संशोधन कानून है उसके सेक्शन 14B में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन भी है। इसके बाद उस समय से लेके जो लगातार इस सरकार ने अभी भी, यानी कि पिछले 6 साल के दरमियान में संसद में कई बार जो है कि वो आधा दर्जन से तो ज्यादा ही बार कम से कम ये मुद्दे जरूर उठे हैं। 9 बार 12 बार के आंकड़े लगातार सामने में आ रहे हैं हम लोगों की, वो प्रश्न पूछे गए हैं, बताया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो है कि NPR फर्स्ट स्टेज है और वो सेकेंड स्टेज है। देखिए, थोड़ा सा दर्शकों को समझना पड़ेगा कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जनसंख्या के आंकड़े तो बहुत पहले से लिए जा रहे हैं, उसका इस पूरे विवाद से कोई मतलब नहीं। जनसंख्या जो सेंसस किया जाता है वो आंकड़े इमरान साहब अमूर्त होता है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए आंकड़ों की जरूरत है, वो उससे भी आ सकता था। अब लेकिन NPR और NRC के बीच के जो अगर हम लोग अंतर देखेंगे, इसमें NPR में आपको डिक्लेरेशन देने के लिए कहा जाता है और आपसे कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जब इसी प्रक्रिया को जब वेरिफिकेशन का शुरू कर देते हैं आप, तो वो सीधे सीधे जो है कि वो एक आप नागरिक रजिस्टर के श्रेणी में पहुंच जाते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया जा रहा है, कौन फैला रहा है? देखिए, वज़ीर दाखिला तो खुद जिस दिन NPR कैबिनेट ने डिक्लेयर किया था उसी शाम को मीडिया में आकर के कहते हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग है, NRC और NPR, इसको मत जोड़िएगा। और उन्होंने बार बार बताया, बाद में सरकार ने भी बहुत सारे अपने जराये के हवाले से चीजें क्लियर की कि हम कुछ चीजें नहीं पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे आपको बताना है तो बताइए, नहीं बताना है तो बताइए। आप कहां कंफ्यूजन रह जाता है? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, ये बयान से कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है, इससे कंफ्यूजन बढ़ ही रहा है। आप स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि NRC और NPR में कोई मतलब नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। लेकिन देश जो है कि बयानों से नहीं चलता है इमरान साहब, देश जो है कि बिल्कुल कानून और संविधान के मुताबिक चलता है। जब तक 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के सेक्शन 14B में वो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। आखिर ये नागरिकता कानून के अंतर्गत ही आ रहा है। पहला चीज, कभी भी सरकार के पास, ये समझिए ये स्थितियां देखिए, NRC के मामले को उस समय ये हम लोगों के पास NRC का कोई मॉडल नहीं था इमरान साहब। आज के डेट में NRC का एक मॉडल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से मॉनिटरिंग में असम में जो NRC का मॉडल आया है, हम लोगों ने देखा है कि वहां पे NRC किस तरह से विफल रहा है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी उसको स्वीकार नहीं कर रही है। तो जिस तरह से NRC को लाया गया, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में सरकार अब खुद ही इस पूरे मामले से हटना चाह रही है। लेकिन NRP फर्स्ट स्टेज है, तार्किक रूप से बिल्कुल है। आप इसके बाद सेकंड स्टेज में कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो या तो अध्यादेश ले आए, 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम से उस धारा को हटा दें, पूरा देश में ये चीज स्पष्ट हो जाएगा, या फिर कैबिनेट बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दे कि हम NRC को लेके कहीं पे भी हमारा दूर दराज तक कोई विचार नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें जो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो 7 जो उसमें नए आंकड़े जोड़े गए हैं जो 2011 में नहीं थे और अभी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बना हुआ है कि कुछ आपने नए आंकड़े पूछे हैं कि आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या था, तिथियां क्या थी। ये इस आलोक में महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें समझना पड़ेगा कि 1987 का जो नागरिकता को लेके जो संशोधन है, 1987 में सीधे सीधे प्रावधान किया गया कि अगर किन्हीं का जन्म 1987 से पहले, अगर 1987 के बाद अगर जन्म हो रहा है, माता पिता में से कोई भी अगर एक इलीगल अगर घोषित होता है, तो फिर आगे की पीढ़ियां जो है वो इलीगल ही होंगी। वो
तो आप ऐसे इस स्टेटस में इसको जाके अगर देखा जा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। देखिए, सरकार विश्वास के साथ चलती है, सरकार अपने बयान लगातार बदलती है। हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, और अभी असम में एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन रहा है, 6 तो वर्किंग में है और अभी बन रहा है। बीजेपी ने क्या पलटवार किया उसको लेकर, क्योंकि वो कांग्रेस के दौर में बनाया था, कांग्रेस गलत है ना, क्या बनाया गया था, खेल रही है ना बीजेपी, कांग्रेस दोनों डिटेंशन खेल रही है। इमरान साहब देखिए, तो दिख रहा है सर। इमरान साहब देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कोई गलत काम किया तो वही गलत काम का बीजेपी भी अनुसरण करे। कांग्रेस को अपने उसके गलत कामों के लिए तो सजा मिली जो आज वो सत्ता में नहीं है। तो लोगों की अपेक्षा तो ये है ना कि ये कांग्रेस की गलतियों से देश को मुक्त करेंगे, कि ये कांग्रेस की गलतियों को ही दोहराएंगे। चलिए, बहुत अहम आपने सवाल रखे। सियासत जारी है एनआरसी को लेकर के, एनपीआर को लेकर के, सीएए को लेकर के, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सख्त कार्रवाई भी हो रही है पिछले दिनों हुए मुजाहरों में जिन्होंने तशद्दुद किया था उन पर। वो हम तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करें। जयराम विप्लव, ब्रेक से पहले राहुल लाल जी ने कई सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन चीजों को क्लियर करें। देश की आवाम आप लोगों से भी सुनना समझना चाहती है, और ये नहीं चलेगा कि जो एतराज कर रहा है वो देशद्रोही है, जो एतराज कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, ये तो नहीं चलेगा। आप उसको क्लियर कीजिए ना, समझाइए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। लोग आपसे समझना चाहते हैं, आप इख्तिदार में। नहीं, लोग तो जिनको समझने की आवश्यकता है उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भ्रम फैला करके देश में आगजनी करना चाहते हैं उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास जारी है। अब आप सच सुनिए, 13 दिसंबर, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूं, 2 लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। 13 दिसंबर 2011 को केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज में, जो पीआईबी द्वारा रिलीज है, उसमें कहा था कि 3 डिटेंशन कैंप असम में खोले गए हैं। 2011 में केंद्र में किसकी सरकार थी सबको मालूम है। और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने बाकायदा लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने असम में 3 डिटेंशन सेंटर गोलपारा, कोकड़ाझार और सिलचर में स्थापित किया है। मंत्री ने यह भी बताया कि नवंबर 2011 तक विदेशी अवैध प्रवासी घोषित किए गए 362 लोगों को इन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अब सुन लीजिए ना, देश में एक भी नहीं है। अरे सुनिए ना भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में, वो भी जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। अरे सुनो ऋषि मिश्रा जी, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। आप इस प्रकार के हास्यास्पद बातें मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम एनआरसी के तहत जो लोग आ रहे हैं उसको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो ये भ्रम फैला रहे हैं, देखिए आप एक चीज याद करिए, श्रीलंका से आए हुए नागरिकों को नागरिकता देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, युगांडा से आए हुए लोगों का किया, 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी किया। अलग अलग समय पर आपने अलग अलग प्रावधान ला करके लोगों को नागरिकता भी दी, यानी जो नागरिकता संशोधन कानून आज आया है वो कोई नई बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, डिटेंशन सेंटर की बात हो या फिर एनआरसी की बात हो, ये सारे चीजों पर भारत की पूर्व सरकारों ने भी बहुत सारे काम किए हैं, और आज जो कुछ भी प्रावधान लाए जा रहे हैं वो उसके आलोक में ही आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि आपने बार बार जो छोटे छोटे प्रयास किए उसको सरकार एक बड़े और अस्थायी समाधान के रूप में लाना चाहती है। सीएए भी उसका एक प्रमाण है, जहां पर 3 देशों से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक थे उनको एक अस्थायी समाधान मिला। नंबर 1। नंबर 2, अब जो अवैध घुसपैठिए हैं देश के अंदर, एनआरसी जब आएगा पूरे अपनी पूर्व में की गई त्रुटियों को भी दूर करके आएगा, पूरे देश में सोच समझ करके पूरे नियम कानून तय करके आएगा, संविधान के अंतर्गत आएगा, और जब आएगा तो घुसपैठ का भी एक अस्थायी समाधान। घुसपैठियों को, शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर आज तक आप समझ नहीं पाए। आपने अवैध घुसपैठियों को वोटर कार्ड दिया, पैन कार्ड बनवाया, उनके आधार कार्ड बनवाए, आप उनका वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, और अपने वोट बैंक को बचाने की जो आपकी झूठी कवायद है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। आप निश्चित रहिए, एनआरसी के अंतर्गत भारत का रहने वाला एक भी नागरिक जो भारतीय है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं ऋषि मिश्रा आपसे पूछता हूँ, और लाल जी आप ये बताइए
गरीब और अमीर की बात बाद में करिएगा। आप तो ये बताइए कि आपको अगर पूछा जाए कि आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे, आपको तकलीफ क्या है, आप ये बताइए। दादा भी क्या दिक्कत है बताइए ना। विपक्ष के लोग हैं, भविष्य का नाम लेकर के लोगों को बरगलाना बंद करिए, झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं चलेगा। और ये जो आगजनी की कोशिशें है ना, वो भी कामयाब नहीं होंगी। अब लोग पकड़े जा रहे हैं। ऋषि जी, राहुल जी, संजय चड्डा जी, भविष्य क्या है आप देख पा रहे हैं? आप तो एक सीनियर वकील हैं, साथ में एक आइन के बड़े जानकार हैं। इतना अगर बढ़िया काम हो रहा है तो भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा, और अगर यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके चलते लोग आगे परेशान होने वाले हैं, तो वो भी आप समझ रहे होंगे कानून और आइन के जानकार के तौर पर क्या है भविष्य। और वैसे भी आपका नाम संजय ही है। दो चीजें डॉक्टर इमरान मैं कहना चाहूंगा। पहली है कि ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका उद्देश्य क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा तैयार करना है, और उस डाटा के आधार पे जो उद्देश्य है मैं बता रहा हूं, उस डाटा के आधार पे जो वीक बेल्ट्स है हमारी, जहां पे पिछड़ापन है, जहां के लोग जो है उतनी तरक्की नहीं कर पाए रहे हैं, उनको और उत्थान करना है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उसका नजरिया इस तरीके का बनाना है कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो लोग उन्नति कर सकें। पहली चीज। दूसरी चीज है सेंसस, यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या एक अलग चीज है। जनसंख्या जो है वो अभी तक 15 दफा हो चुकी है सन 1882 से, और सेंसस एक्ट है हमारे पास स्पेसिफिक जो कि 1948 में बना था, और उससे भी इस तरीके का डाटा निकल के आ सकता है। देखिए, उद्देश्य एनपीआर का बहुत पायस, बहुत पवित्र है, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं, गरीब हैं, बेल्ट हैं। अब यहां पे सिर्फ और एक ही सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है कि आज दो मैं सवाल उठाता हूं। पहला, क्या इस वक्त एकदम जब गर्म हो रहा है हमारा देश जो है इन झगड़ों में, फसादों में उलझा हुआ इसी हफ्ते में, उसी वक्त क्या इसकी जरूरत थी? पहला सवाल। क्यों नहीं आपने एनआरसी के ऊपर, आप जब ये द्वंद्व चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है, आपके मुताबिक, सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार बार बार कह रही है ना कि आपको क्लियरिटी नहीं है, आप लेकिन सर वजीर दाखिला ने ये भी तो कहा था कि हमने कोई टाइम चेंज नहीं करा है, जो पिछली हुकूमतों ने टाइम रखा था उसी पर। एक बार 2010 में 31 जुलाई को संजय भाई इसका नोटिफिकेशन आ गया था एनपीआर का, नंबर 1। तब ये कोई झगड़े फसाद ये नहीं थे। दूसरी चीज, ये एनपीआर 2004 में आया था, इसका प्रावधान यूपीए सरकार लेकर के आई थी, और 2011 से पहले भी इसकी एक्सरसाइज हुआ। एक मैं बात बताऊं, 2010 में ट्रायल हुआ था इसका, लेकिन क्योंकि इसका जो मेजर चीजें हैं वो आधार कार्ड में आ जाती है हमारे पास, तो आधार से सरकार बैक फुट पे गई। सरकार ने कहा कि हम आधार को प्रायोरिटी देते हैं, आधार करेंगे, और इस पर्टिकुलर वहां से जो डाटा निकलेगा उसका समावेशन करने के बाद जो एरियाज हैं उनको डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। और इस पर्टिकुलर उस पे पिछली सरकार बैकफुट पे चली गई थी, ये बात सबको मालूम है। लेकिन आधार में कौन से आंकड़े आते हैं सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के? कोई आंकड़े नहीं आते। वो आधार में आप व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, वो बायोमेट्रिक आपका लिया जाता है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं वो आंकड़े। सर, ये सितंबर के भीतर है, छोटी सी एक्सरसाइज छोटे से टाइम फ्रेम में आ जाएगा, इसके लिए हो रहा है। आप जनसंख्या का जो पूरा प्रक्रिया है वो लंबा चलता है, जनसंख्या की पूरी उसमें। मेरे पास 2 मिनट है सर, मैं 1-1 मिनट आप दोनों को सुनना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, जब सिस्टम से काम चल रहा है, चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं, अब आप चाहते हैं कि पिछली सरकार जो रूटीन काम करती थी, जो रूटीन बार बार वजीर आजम और वजीर दाखिला कह चुके हैं कि हम लोग रूटीन सरकारें चलाने नहीं आए हैं, हम ढर्रे पर नहीं चलेंगे। तकलीफ नहीं है, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है इमरान भाई कि सरकार बार बार अपने बयान क्यों बदल रही है? आप 2014 में जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है, या किरण रिजिजू साहब का बयान है, या 9 से 12 बार पार्लियामेंट में कहा गया है इस पे, तो हम राजनाथ सिंह के बयान पे विश्वास करें, रिजिजू साहब के बयान पे विश्वास करें, या अमित शाह जी साहब के बयान पे विश्वास करें? जो लोग बार सुनिए नहीं क्यों तो ये देश से माफी मांगे, महात्मा गांधी जी के बात पर विश्वास कर लो, जवाहरलाल नेहरू जी के बात पर विश्वास कर लो, मनमोहन सिंह के बात पर विश्वास कर लो, उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर विश्वास करना है
अपने नेताओं पर विश्वास करना सीखिए, जिनके नाम पर यहाँ आते हैं आप, जिन पार्टियों का बचाव आप करते हैं उनके नेताओं का देखिए, ये पहला सरकार है इमरान भाई, करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए इस समय सरकार को अगर पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देना है, या तो उन्हें एक तरह से डिसीजन लेना है कि एनआरसी पे वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहला कंफ्यूजन यहीं से फैला कि सीए और एनआरसी के बीच में रिश्ता है कि नहीं है, कहा गया कि वो वहां से फर्स्ट कंफ्यूजन, और फिर अब एनपीआर और एनआरसी का क्या रिश्ता है। अगर देखिए इस पूरे मामले को सरकार एक लाइन में सुलझा सकती है, हम लोग देखते हैं कि ये सरकार काफी गतिशील सरकार है। अगर इनको लग रहा है कि अभी एनआरसी पे कुछ विचार इन्हें नहीं करना है, क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि हमारे एक मैनिफेस्टो में होना और सरकार का इसके ऊपर विचार करना बिल्कुल दो अलग अलग चीजें, ये बयान आ रहे हैं इनके। तो ऐसा कुछ भी है तो एक अध्यादेश निकाल दे, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। 2003 के उस संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी कर दें, 1 सेकंड का काम है, देश में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। या तो फिर इन्हें एनआरसी करना ही है, इन्हें दिक्कत वहां भी पैदा हो जाती है जबकि कश्मीरी पत्थरबाज भी बुलवा लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, पीएफआई के लोग और उसके बाद वो पकड़ में आते हैं तो बताते हैं क्यों बुलाया गया। कई खदशे पैदा होते हैं। इमरान भाई ये बताइए, कश्मीर में गड़बड़ाने की दूसरी एक साजिश भी चल रही है। नहीं, अगर वो साजिश चल रही है तो मेरा सवाल ये है कि दिल्ली जैसे जगह में कैसे ये साजिश आपका सफल हो रहा है? आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आपके पास खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? क्यों भाजपा प्रशासित क्षेत्र में आप मुझे महाराष्ट्र में प्रदर्शन लाखों लोग कर रहे हैं, सफल हो रहा है। कर्नाटक में समस्या आ रही है, समस्या है तो असम में समस्या है, यूपी में समस्या है, दिल्ली में समस्या है। आप लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का जो संवैधानिक अधिकार है, लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, क्या उसके ऊपर भी अधिकार नहीं है? बसों को चलाने में पकड़िए ना, आप वसूलिए, दान में वसूल लीजिए, कौन मना कर रहा है? उनको जेल में भेजना। और बात करेंगे आप तमाम लोगों का, इस पर और चर्चा कर लेंगे। फिर भी हम यहां से भी कहेंगे कि तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। एहतजाज आप कर सकते हैं, वो आपका आईनी हक है, लेकिन तशद्दुद न कीजिए, न कीजिए, न कीजिए। वो लंबे वक्त तक परेशान करता है, पूरी फैमिली से लेकर के आप खुद परेशानी में आ जाते हैं। तशद्दुद से बचिए, गुमराह करने वालों से बचिए, तशद्दुद के लिए उकसाने वालों से भी बचिए। इस बात का ख्याल रखिए, सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, इस बात का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रहिए जी सलाम के साथ।